हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है आदिति और मैं आप लोगों के लिए आज फिर से लेकर आ गई हूँ एंग्लो मराठा वॉर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंग्लो मराठा वॉर को किया था कवर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट जो वॉर था उसको कवर किया था और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार की कॉज रही थी आपकी ये वॉर की, है ना। तो रूट कॉज हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो इसके पार्ट 1 में कवर किया था। पार्ट 2 में यहाँ पर हम लोग सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर देखेंगे और उसके बाद है आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर और किस तरीके से यहाँ पर मराठा एम्पायर जो है वो बिखर जाता है और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पूर्णता से अधिकार बना लेती है, ठीक है। किस तरीके से सब्सिडरी अलायंस यानी कि जो गुलामी है वो यहाँ पर मराठास एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्लास में यानी कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि इनके आपस में ही जो इंटरनल स्ट्रगल चल रहा था, जो डिस्प्यूट चल रहा था, वो ही यहाँ पर सबसे बड़ी वजह रहती है इस लड़ाई की। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु तो यहाँ पर हो ही जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो डिप्रेशन में चले गए थे। जिस प्रकार से 1761 की लड़ाई हुई थी, 40 साल तक कोई आर्मी जो यहाँ पर हारी नहीं है, वो मराठा को इतनी बुरी हार यहाँ पर उसका सामना करना पड़ा बैटल ऑफ पानीपत में। तो यहाँ पर बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। उनके बाद उनके जो बेटे थे माधवराव, उनको यहाँ पर पेशवा बनाया गया। माधवराव को भी यहाँ पर उनकी भी टीबी से यहाँ पर मृत्यु हो गई। फिर नारायण राव जिनको यहाँ पर रघुनाथ राव जो कि बालाजी बाजीराव यानी कि नाना साहेब के भाई थे। अब रघुनाथ राव ने नारायण राव को मार दिया था और उसके बाद खुद पेशवा बन गए थे। पर जब यहाँ पर आपकी 12 भाई काउंसिल बनी तो उन्होंने यहाँ पर रघुनाथ राव को हटा के माधव राव दो जो कि नारायण राव के बेटे थे उनको राजा बनाया, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या किस्सा है कि रघुनाथ राव तो चले गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मदद मांगने के लिए, ठीक है। रघुनाथ राव की यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए अब यहाँ पर कहानी जो है वो आपकी स्टार्ट होगी कि हम लोगों ने देखा था कि ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी। आखिरी ट्रीटी कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो कि आपकी 1782 में हुई थी, 1782 में। तो यहाँ पर सबने आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया था, ठीक है। रघुनाथ राव को ईस्ट इंडिया कंपनी रख लिया था पेंशन पर, ठीक है जी। माधव राव को यहाँ पर फिर से पेशवा रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। माधव राव यहाँ पर पेशवा ही बने रहे और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बसेन और सैलसिट दे दिया गया था। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पे देखो पूरी तरीके से गाज गिर गई थी क्योंकि मराठा जो थे वो यहाँ पर संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद कर रहे थे मैसूर के खिलाफ। अब यहाँ पे क्या था कि अगर आप देखोगे इस ट्रीटी की वजह से यहाँ पर 20 साल मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कोई भी लड़ाई हुई नहीं, 20 साल तक ऐसा रहा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो नाना फडणवीस जो थे उन्होंने सारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी खासी तरीके से संभाल लिया था। पर अगर देखा जाए तो माधव राव जो थे, ठीक है, माधव राव जो थे वो नाना फडणवीस की वजह से काफी परेशान थे, क्योंकि नाना फडणवीस पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इनको कंट्रोल में रखते थे, ठीक है। और जिस प्रकार से नाना फडणवीस ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रखा था उस हिसाब से माधव राव को यहाँ पर काफी परेशानी होने लगी थी क्योंकि उन पर एक तरीके से जो दबाव था वो यहाँ पर पड़ रहा था। और नाना साहेब जो है, जो नाना जो आपके फडणवीस जो है, ठीक है, अगर देखा जाए तो उनको ना यहाँ पर अच्छी खासी पावर भी मिल गई थी। अब क्या होता है कि माधव राव नाना फडणवीस की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं और इनसे परेशान होने के बाद वो यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जैसे कि आपके बालाजी बाजीराव हैं, इनको क्या बोला जाता था? इनको यहाँ पर नाना साहिब भी बोला जाता था, ठीक है। क्या बोला जाता था इनको? नाना साहिब भी बोला जाता था। तो इस चीज को यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। इनको नाना साहिब भी कहा जाता था। अब देखिए इनके बाद कोई भी पेशवा जो था ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। अगर आप खुद देखो तो देखिए बालाजी बाजीराव के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माधव राव को पेशवा बना दिया जिनकी मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी और रघुनाथ राव ने बहुत परेशानी क्रिएट करी थी। फिर नारायण राव बने जिनको रघुनाथ राव ने मार दिया। फिर माधव राव जो कि कुछ चंद मतलब
सिर्फ 40 दिन का ये बच्चा था जिसको यहाँ पर राजगद्दी पे बैठा दिया था। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया, और जिस हिसाब से आप देखोगे, चलो मान लीजिए 20 साल का ये बच्चा हो गया, पर ये 20 साल जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा वो तो यहाँ पर आपके 12 भाई काउंसिल यानी कि नाना फडणवीस के अंतर्गत रहा, क्योंकि वो काउंसिल मिनिस्टर थे और दूसरा वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे। तो माधव राव भी खुलकर अपना जो हुनर था वो यहाँ पर नहीं दिखा पाए। ठीक है, माधव राव ने यहाँ पर फिर सुसाइड कर लिया फाइनली। अब क्या है कहानी कि यहाँ पर ये पेशवा जो थे ना, ये बहुत कमजोर हो गए थे, और यहाँ पर जितनी भी कॉन्फेडरेसीज थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी। कॉन्फेडरेसीज में कौन कौन से आते हैं सब आपको पता ही है, गायकवाड़ है, आपके सिंधिया है ना, भोसले हैं, होलकर हैं, ये सब यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएंगे। पहले तो क्या था कि ये पेशवा के अधीन थे, पर अब क्या है कि पेशवा इनको मतलब अगर बुलाते भी है ना कि यहाँ पर आ जाओ, इस काम के लिए आ जाओ, उसके लिए आ जाओ, तो ये तब भी नहीं जाते, क्योंकि इनके हिसाब से क्या है कि पेशवा तो यहाँ पर खुद पर कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो तो खुद ही अपना वो नहीं संभाल पा रहे हैं, है ना, तो हम क्या यहाँ पर करें जाके। तो वही हिसाब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और यही कारण रहेगा क्योंकि आपस में इनका जो एक इंटरनल स्ट्रगल चल रहा था वो सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर सिविल वॉर का, जो कि हमें आगे जाके देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर 1800 में नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब तक तो यहाँ पर नाना फडणवीस सारी चीजें संभाले हुए थे, तो 1800 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी मृत्यु हो जाएगी? नाना फडणवीस की। ये है नाना फडणवीस, इनकी मृत्यु हो जाएगी कब होगी? 1800 में। इस चीज को याद रखना। अब इसके बाद क्या होता है कि जितनी भी कॉन्फेडरेसीज है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि अब तक तो कोई अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने वाला था, अब तो ये भी नहीं रहे, तो यहाँ पर जितनी भी कॉन्फेडरेसीज हैं ये लोग बहुत बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1779 से लेकर 1827 तक की यहाँ पर जीवन शैली रहती है आपके दौलत राव सिंधिया की। दौलत राव सिंधिया। ठीक है, अब दौलत राव सिंधिया जो थे ये ना कुछ 15 साल के होंगे, ये राजगद्दी यहाँ पर सिंधिया की संभाल रहे थे, यानी कि कहाँ की संभाल रहे थे? ग्वालियर की। महादजी सिंधिया के बेटे थे ये। महादजी सिंधिया एक बहुत ही बेहतरीन राजा थे। अगर आपको पता है तो नॉर्थ में जो पावर रीगेन की बात थी वो यहाँ पर महादजी सिंधिया द्वारा ही करी गई थी। महादजी सिंधिया की मृत्यु जो है वो 1794 में हो जाती है। ठीक है, एक लड़ाई में इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, पर इनके जो बेटे थे दौलत राव सिंधिया ये 15 वर्ष के थे, पर ये उतने बेहतरीन राजा या फिर वॉरियर हम कह सकते हैं नहीं थे। ठीक है, उतने बेहतरीन वॉरियर ये यहाँ पर नहीं साबित हो पाए। ऑलराइट, चलिए अगली बात हम करेंगे यहाँ पर अहिल्याबाई की। तो ये जो आपको यहाँ पर इमेज देखने को मिल रही है ये है अहिल्याबाई की। किसकी है ये? अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर। ठीक है जी, यहाँ पर इंदौर का जो एरिया है वो यहाँ पर इनके द्वारा संभाला जा रहा था। ऑलराइट, अब देखिए अहिल्याबाई जो थी इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो बेसिकली ये एक विडो थी, और तब भी ये अच्छी खासी तरीके से यहाँ पर राज्यपाट को संभालेंगी। तो ये विडो थी, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 1754 में। 1754 में उनकी एक जंग में, एक युद्ध में यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इनके हस्बैंड थे माधव राव होलकर, सॉरी मल्हान राव होलकर। इनके जो फादर इन लॉ थे उनका नाम था मल्हान राव होलकर। उनकी यहाँ पर 1766 में हो जाती है मृत्यु। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि इनका जो रूल है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए या तो ना तो हस्बैंड है ना ही ससुर है जो कि यहाँ पर राज्यपाट को संभालेंगे, तो यहाँ पर अंत में जाके अहिल्याबाई को ही सारा जो एक तरीके से देखा जाए जो पूरा यहाँ पर शासन है वो खुद अपने हाथ में लेना पड़ता है, और इनका जो शासन है वो यहाँ पर शुरू होता है 1767 से 1795 तक। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर 1767 से 1795 यानी कि 1795 तक रूल किया। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर विडो थी, और उस टाइम पर हमारी सोसाइटी के अंदर विडोज के लिए एक अलग तरीके के नियम कायदे कानून थे।
पर ये यहाँ पर उन किसी भी कायदे कानून को नहीं मानती थी। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो विडो होती थी उनको पर्दा करना पड़ता था, तो ये पर्दा नहीं करती थी, ओपन दरबार में बैठती थी, ठीक है, ओपन दरबार में बैठती थी, बातचीत करती थी, सबकी परेशानियां सुनती थी। एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन इनके समय में हमें देखने को मिलता है और इंदौर को ये गांव से एक वेल्दी सिटी में तब्दील करती है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर ना किसी भी जंग के लिए नहीं जाती थी, ठीक है, किसी भी जंग के लिए नहीं जाती थी, तो इन्होंने यहाँ पर अपॉइंट कर रखा था तुकोजी होलकर को, तुकोजी होलकर को यहाँ पर इन्होंने अपॉइंट कर रखा था। जितनी भी यहाँ पर लड़ाइयां होती थी वो यहाँ पर इनके जो मिलिट्री चीफ थे तुकोजी होलकर, वही यहाँ पर इन सारी लड़ाइयों को संभालते थे। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो लड़ाई की वजह है जो हमें सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में देखने को मिलेगी वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपके तुकोजी होलकर हैं, इनके बेटे हैं जिनका नाम है यशवंतराव होलकर। इनके बेटे का नाम क्या है? इनके बेटे का नाम है यशवंतराव होलकर, ठीक है। अब यशवंतराव होलकर की अगर हम बात करें तो ये ना बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे, किसी भी चीज को समझ नहीं पाते थे ज्यादा अच्छे से। तो यहाँ पर इनको ना बहुत गुस्सा आ रहा था वैसे भी, किस पर? पेशवा पर। क्यों? क्योंकि पेशवा बाजीराव जो थे, अब ये पेशवा बाजीराव कौन आ गए ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर हम जब इनकी फैमिली ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर अंत में एक नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, रघुनाथ राव जो थे उनके बेटे को यहाँ पर पेशवा बना दिया जाता है, जिनको हम बोल रहे हैं बाजीराव दो, जो कि एक पपेट पेशवा होता है। अब माधवराव ने तो खुद ही सुसाइड कर लिया था, माधवराव दो ने। अब यहाँ पर माधवराव दो के मरने के बाद किसी ना किसी को तो यहाँ पर पेशवा बनाना था, तो यहाँ पेशवा बने आपके बाजीराव दो, क्योंकि आखिरी दावेदार यही थे, कोई चॉइस ही नहीं थी, तो बाजीराव दो को यहाँ पर पेशवा बना देते हैं। अब ये जो पेशवा है ये क्या करता है, यशवंतराव होलकर के भाई को मरवा देते हैं ये। अब कैसे मरेंगे यशवंतराव के भाई, ठीक है, ये आपको आगे जाके कहानी में पता चलेगा। तो यशवंतराव के भाई को ये मरवा देते हैं, जिस वजह से यशवंतराव पेशवा से होते हैं बहुत नाराज। अब आपके जो ये पेशवा बाजीराव दो हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल शुरू होता है 1775 से। कब से शुरू होता है इनका कार्यकाल? 1775 से 1775 से लेकर 1851 तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये रघुनाथ राव के बेटे होते हैं, आखिरी पेशवा होते हैं ये, सॉरी इन्होंने यहाँ पर रूल किया होता है, जस्ट अ सेकेंड, इन्होंने यहाँ पर रूल किया होता है 1795 से लेकर 1818 तक, ठीक है, 1795 से लेकर 1818 तक इन्होंने यहाँ पर राज्य किया होता है। अब देखिए यहाँ पर जो इस टाइम पर जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे रिचर्ड कॉले वेल्सली, ठीक है। तो इस टाइम पर हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? रिचर्ड वेल्सली, ठीक है। रिचर्ड वेल्सली जो थे ये हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल थे, टर्म पीरियड था इनका 1796 से लेकर 1805 तक का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन्हीं के टाइम से यहाँ पर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू होगा। कैसे? देखिए वेल्सली ने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में बताती हूँ किस प्रकार से शुरू होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, 1803 से लेकर 1805 तक की ये लड़ाई चली थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेल्सली ने यहाँ पर जितनी भी आपकी मराठा कॉन्फेडरेसीज थी सबसे यहाँ पर बोला कि आप लोग यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस पर साइन कर दो। सबको यहाँ पर इन्होंने इस चीज पे बात करी, इनको कन्विंस करने की कोशिश करी। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि आपके जितने भी मराठास हैं वो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इस चीज को सुन के मना कर देते हैं, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस लेना यानी कि गुलामी करना, और मराठास यहाँ पर गुलामी करने के लिए उस टाइम पर तैयार नहीं थे। गुलामी करने के लिए बिल्कुल साफ मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। सबने यहाँ पर बिल्कुल मना कर दिया था कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर गुलामी नहीं करनी है। इसीलिए 1803 में ये जो युद्ध है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो 1801 की बात है,
1801 की बात यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर पेशवा ने यशवंत के भाई को मरवा दिया था। ठीक है, अब पूना पर यहाँ पर आपके जो यशवंत हैं वो लड़ाई छेड़ देते हैं। यशवंत यहाँ पर क्या करते हैं, यशवंतराव होलकर, ये यहाँ पर पूना पर चढ़ाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पेशवा जाते हैं सिंधिया की मदद लेने के लिए। ठीक है, 1802 की बात है ये कि पेशवा अपनी जान बचाने के लिए किससे हाथ मिलाते हैं, सिंधिया से। सिंधिया से यहाँ पर पेशवा हाथ मिलाते हैं कि भाई मेरी मदद कर दो, ऐसे ऐसे यहाँ पर जो यशवंतराव होलकर है वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। अब होलकर की आर्मी जो है वो फाइनली यहाँ पर जीत जाती है। ठीक है, होलकर की आर्मी जो है यानी कि यशवंत की जो आर्मी है वो यहाँ पर जीत जाती है फाइनली। और उसके बाद क्या होता है कि विनायक राव जो थे उनको एज पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। विनायक राव जो थे उनको यहाँ पर पेशवा की गद्दी पे टेम्पररी बिठा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर गुस्सा तो था ही कि उन्होंने उसके भाई को मार दिया, तो उन्होंने बदले में ये सारी चीजें करी। अब क्या होता है कि बाजीराव दो जो थे वो भागकर अपने पिता की तरह कहाँ चले जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बाजीराव दो कहाँ जाते हैं भागकर, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते हैं, उनसे मदद लेते हैं कि भाई देखो हमारी यहाँ पे मदद कर दो। अब देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले लोग इतने खुश होते हैं कि भैया देखो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तक हम कह रहे थे सब्सिडरी अलायंस ले लो, ये मान नहीं रहे थे, अब तो लेंगे। अब तो यहाँ पर देखिए एक सिटिंग यहाँ पर जो पेशवा है, एक समय था कि मराठा से आपके जो अंग्रेज हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो बहुत डरती थी। इसीलिए याद होगा आपको कर्नाटक वॉर में भी कि अवध की यहाँ पर कर्नाटक वॉर में कह रही हूँ आपकी प्लासी के युद्ध में उन लोगों ने उस टाइम पर अवध को यहाँ पर एक उसके लिए बफर के लिए रखा था। ठीक है, अवध को बफर के लिए रखा था कि कल को अगर मराठा से लड़ाई होती है तो अवध हमारे साथ होगा। आज ये स्थिति आ गई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास खुद जो सिटिंग पेशवा है, जो गद्दी पे बैठा हुआ पेशवा है, जो राज्य करता हुआ पेशवा है, वो खुद आया है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि आप मेरी मदद कर दो। ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारी चीजों को देख के बड़ी खुश थी। अब यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी किसी की भी मदद फ्री में तो करती नहीं थी, तो यहाँ पर इसके बदले उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता था। अब यहाँ पर होती है आपकी ट्रीटी ऑफ बसेन या फिर ट्रीटी ऑफ बसाई बोलते हो आप इसे। ठीक है, कौन सी ट्रीटी है ये, यहाँ पर मैं आपको लिखवा देती हूँ। देखिए 1802 में जब ये भाई सब भाग कर आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो ये साइन करते हैं एक ट्रीटी जिसे बोलते हैं हम ट्रीटी ऑफ बसेन। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट ट्रीटी ऑफ वसाई। तो यहाँ पर इसके तहत सब्सिडरी अलायंस जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाजीराव दो द्वारा। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। देखिए सब्सिडरी अलायंस पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी कि व्हाट इज एक्चुअली सब्सिडरी अलायंस। ओके, अब देखिए गायकवाड़ को अपनी तरफ किया जाता है। ठीक है, और इनसे भी एक ट्रीटी साइन करवाई जाती है, ट्रीटी ऑफ कैम्बे। ट्रीटी ऑफ कैम्बे में क्या होता है कि ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं सब्सिडरी अलायंस को, यानी कि गायकवाड़ और पेशवा ये दोनों ही गुलामी के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, बाकी कौन बचे, भोसले, होलकर और सिंधिया। गायकवाड़ और पेशवा तो आपके गए। ठीक है, अब देखिए जो ये ट्रीटी ऑफ वसाई होती है, इस ट्रीटी ऑफ वसाई में सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी अलायंस नहीं था, इसमें और भी चीज थी। सबसे पहली चीज 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे आपके पेशवा। किसके लिए, आर्मी मेंटेनेंस के लिए। सूरत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ठीक है, सूरत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर दे दिया गया कि भैया चलो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही यहाँ पर सूरत को रखेगी। फिर इनको साफ साफ बोल दिया गया कि भैया देखो कोई भी किसी भी प्रकार के रिलेशन आप बाकी के यूरोपियन से नहीं रख सकते हो, किसी और यूरोपियन पावर का यहाँ पर साथ नहीं लेंगे आप। इनके जितने भी फॉरेन अफेयर्स थे वो अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए थे। ठीक है जी, इसके बाद आप देखोगे
कि सब्सिडरी लाइंस जो था वो फोर्स, मतलब उसके तहत यहाँ पर फोर्स किया जा रहा था कि करीब 6000 जो आपकी इन्फेंट्री है वो यहाँ पर पूना में ही रहेंगी। और इसके तहत जो आपके बाजीराव दो हैं उनके ऊपर कड़ा एक तरीके से देखा जाए पहरा लगा दिया गया था। वो जहां जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, वहां पर एक ना एक आपका जो एजेंट है वो उनका पीछा करता रहेगा। ठीक है जी। अब देखिए, गायकवाड़ और पेशवा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे, पर बाकी तीन जो थे वो तो बहुत परेशान थे। वो तो ये कह रहे थे कि भैया ये पेशवा होता कौन है जो यहाँ पर गुलामी वसूल कर, मतलब गुलामी यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली इसने। तो गायकवाड़ और यहाँ पर पेशवा को ये तीनों लोग जो है वो बॉयकॉट कर देते हैं। भोसले, सिंधिया और होलकर ये एक साथ मिल जाते हैं। सितंबर 1803 में सिंधिया और भोसले जो है वो यहाँ पर हार जाते हैं आपके बैटल ऑफ असाई में। ठीक है, असाई एक जगह थी, गांव था, वहां पर ये बैटल होती है। ठीक है, बैटल ऑफ असाई में ये लोग यहाँ पर हार जाते हैं। ठीक है, बैटल्स को देखो यहाँ पर नाम याद रखना। बैटल ऑफ असाई कब होती है? बैटल ऑफ असाई सितंबर 1803 में, जिसमें ये लोग हार जाते हैं। ठीक है, और इनको हराने वाले कौन होते हैं? आर्थर वेल्सली, रिचर्ड वेल्सली के भाई। आर्थर वेल्सली जो है वो इनको यहाँ पर हराते हैं, जो कि गवर्नर ऑफ मैसूर होते हैं और साथ ही साथ चीफ पॉलिटिकल आपके अगर देखा जाए मिलिट्री ऑफिसर हैं ये। ओके, अब देखिए 1803 में सिंधिया है। ठीक है, सिंधिया यहाँ पर एक ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव। मैं पेन चेंज कर देती हूँ और उससे फिर मैं यहाँ पर आपकी जो ट्रीटी है वो लिखती हूँ। ठीक है, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहली ट्रीटी होगी किसके साथ होगी? सिंधिया के साथ। सिंधिया के साथ सबसे पहली ट्रीटी होती है, क्या बोलते हैं इसको? ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के तहत सिंधिया दे देते हैं आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को रोहतक, गुड़गांव, दिल्ली और आगरा। देखिए, अब सोचो कितना एरिया जो है वो यहाँ पर आपके अंग्रेजों को मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके सिंधिया कहां पर है? एक सेकेंड, देखिए ये देखिए, ये तो आपके गायकवाड़ हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी सब्सिडरी अलायंस ले चुके हैं। ऑलराइट, ये बीच में आपके होलकर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये होलकर है, ये आपके सिंधिया है। अब सिंधिया को यहाँ पर कौन कौन सी जगह हारनी पड़ी थी? सिंधिया को आपकी हारनी पड़ी रोहतक, गुड़गांव, ठीक है, दिल्ली और आगरा, ये क्षेत्र, और यहाँ पर इनको अच्छी खासी तरीके से हारने पड़ गए। यहीं पर अगर आप देखोगे तो इधर आपके भोसले आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगली संधि जो है वो होगी भोसले के साथ, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ देवगांव। कौन सी ट्रीटी है ये? ट्रीटी ऑफ देवगांव। तो ट्रीटी ऑफ देवगांव में क्या क्या चीजें होंगी? यहाँ पर भोसले कौन कौन सी जगह हैं जिनको हार जाएंगे वो मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ आपको। देखिए, किसके बीच में हुई थी ये? भोसले और आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब यहाँ पर जो आपके भोसले हैं वो अपना जो प्रोविंस है कटक का, और जो एंटायर टेरिटरी है वो जो कि आपके वेस्ट में आती है रिवर वारदा के। रिवर वारदा जो है, ठीक है, ये वारदा नदी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। ये वारदा जो है इसके वेस्ट का इलाका, यहाँ पर कटक क्षेत्र, और वेस्ट का जो इलाका है वो यहाँ पर आपके जो भोसले हैं उनको देना पड़ जाता है। ठीक है, उनको यहाँ पर देना पड़ जाता है। किसे देना पड़ जाता है? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को। ऑलराइट, आई होप मैप से आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होंगी। चलिए अगले, अब क्या होता है कि अब यहाँ पर होलकर जो थे ना वही अकेले बचे थे, और 2 साल तक ये यहाँ पर लड़ते भी रहे। होलकर बचे थे, देखो सिंधिया और आपके
जो भोसले हैं उनके साथ तो ट्रीटी साइन हो गई, ये तो हार गए थे। अब बचे यहाँ पर कौन, अब बचे यहाँ पर आपके होलकर, और होलकर यहाँ पर लड़ रहे थे। देखिए होलकर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर बीच में, ये रहे होलकर, ये यहाँ पर अच्छी खासी तरीके से 2 साल खूब बढ़िया तरीके से लड़े, पर फाइनली 1806 में इनका ये जो लड़ाई का वो चल रहा था वो खत्म होता है यहाँ पर, और इनको भी फोर्सफुली एक ट्रीटी साइन करवाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। कौन सी ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट ये यहाँ पर साइन करते हैं, और इसके तहत इनको जो आपका टोंक है, रामपुरा है, बूंदी है, ये सारी जो जगह हैं वो इनको देनी पड़ जाती है। किसे देनी पड़ जाती हैं, ये इनको देनी पड़ जाती हैं आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके बाजीराव दो थे, उन्होंने यही तो बोला था कि आप हमारे साथ संधि कर लो और यहाँ पर इन लोगों को हरा के मुझे यहाँ पर पेशवा बना दो। ठीक है, बाजीराव दो दोबारा से यहाँ पर पेशवा बन जाते हैं, पर एक तरीके से अब ये पपेट पेशवा हैं। पहले भी पपेट पेशवा थे, अब फिर से पपेट पेशवा हैं। अब आप यहाँ पे देखो, ये पूरा एरिया जो आपको ब्राउन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, ये वो इलाके हैं जो कि यहाँ पर ब्रिटिश टेरिटरी थी 1797 में। अब आप सोचिए 1797 में ये ब्रिटिश टेरिटरी थी, तो ये आप खुद देख सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से खुद को कितना एक्सपेंड किया था उस टाइम पर। यू कैन सी दिस थिंग। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत किस प्रकार से होगी ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, बस ये लास्ट और आपका डिस्कस कर लेते हैं, फिर मराठा वॉर ओवर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आपके जो एंग्लो बुर्मा वॉर है या नेपाल वॉर है उनको अगली क्लास में करेंगे कवर। चलिए, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है आपका 1817 से लेकर 1819 में, 1817 से लेकर 1819 में। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वसई, ट्रीटी ऑफ वसैन जिसे हम बोलते हैं। ट्रीटी ऑफ वसई में यहाँ पर जो चीजें थी जो कि यहाँ पर एक्सेप्ट करी गई थी पेशवा के द्वारा, ठीक है, उसमें एक चीज थी कि यहाँ पर जो पेशवा है उन पर एक टाइट कंट्रोल रखा जाएगा। ठीक है, एक टाइट कंट्रोल यहाँ पर रखा जाएगा जिससे वो किसी भी फॉरेन पावर से यहाँ पर कभी भी डील करने की या बात करने की कोशिश ना कर सके। तो यहाँ पर एक एजेंट है जो कि यहाँ पर पेशवा के पीछे लगा दिए जाते हैं। एजेंट का नाम है एल्फिनस्टोन। तो एल्फिनस्टोन को यहाँ पर पेशवा के पीछे लगा दिया जाता है और इनकी और पेशवा की बिल्कुल नहीं बनती है। जहां जहां सोचिए, जहां जहां पेशवा जो है ना, जहां जहां ये पेशवा जाएगा, ये जो एजेंट है वो एक तरीके से अगर देखा जाए ना तो बॉडीगार्ड है जो उसके पीछे 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 जहां जा रहा है, ये जिससे बात कर रहा है, सब चीजों पर यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। तो एक तरीके से अच्छे खासे टाइट कंट्रोल में यहाँ पर आपके पेशवा जो है वो बंध जाते हैं। अब क्या होता है, ईस्ट इंडिया आर्मी जो है वो गैदर कर रही थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आर्मी को गैदर कर रही थी यहाँ पर किसके खिलाफ, पिंडारीज के खिलाफ। ठीक है, जो पिंडारीज थे इनके खिलाफ यहाँ पर क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर इनके खिलाफ आर्मी को कर रही थी इकट्ठा। अब पिंडारीज और मराठा के रिलेशन अच्छे थे, क्यों? क्योंकि पिंडारीज जो थे उनमें से कुछ पिंडारीज ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर मराठा की जो आर्मी है उसमें भी सर्व किया था, तो इस वजह से मराठा और पिंडारीज के कनेक्शन काफी अच्छे थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इनको मारना चाहती थी, इनको यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ पर काफी तबाही सी मचा रहे थे। ठीक है, इस वजह से पिंडारीज को यहाँ पर हटाने की ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी। अब क्या होता है कि पेशवा को लगा कि ये सब जो चीजें हो रही है ना, यहाँ पर ये जो आर्मी इकट्ठी करी जा रही है, ये सब हो रहा है, तो उनको ये तो समझ में नहीं आया कि ये सब पिंडारीज के लिए हो रहा है। नहीं, उनको लगा कि ये उनको हटाने के लिए हो रहा है, यानी कि पेशवा की राजगद्दी खींचने के लिए सब हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, भोसले और होलकर को यहाँ पर उनसे बात करी। ठीक है, उनको कहा कि भाई देखो मुझसे गलती हो गई, मैंने पहले ऐसा किया, मुझे तब नहीं करना चाहिए था, पर अब हमें मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा।
नहीं तो वो ऐसे हमारा जो मराठा साम्राज्य है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। वैसे भी अगर आप देखो तो मराठास जो थे वो गुलामी के बेसिस पे ही बचे हुए थे। अब क्या होता है, यहाँ पर भोसले और होलकर मान जाते हैं और वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर यहाँ पर जो गायकवाड़ और सिंधिया हैं वो इस टाइम पर साफ साफ मना कर देते हैं, ठीक है, और वो इस लड़ाई में आने का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। पर देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लड़ाई की हो जाती है शुरुआत, ठीक है, क्योंकि एक तरफ इन्होंने अपनी आर्मी तैयार कर रखी होती है और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चलता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर वो भी तैयार हो जाती है। फाइनली यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है और ये लोग हार जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगी तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आएंगे और उन चेंजेस में से एक चेंज था कि यहाँ पर जो आपके प्रिय पेशवा है ना, पेशवा की यहाँ पर जगह ही बदल दी जाती है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या रहा था इस लड़ाई का, तो सबसे पहली चीज कि हमारे जो प्रिय पेशवा हैं उनको पहले तो वो हार जाते हैं और उनको यहाँ पर भेज दिया जाता है बितूर कानपुर में और बोला जाता है कि भैया यहाँ दूर बैठो, ठीक है, और दूर बैठ के जो करना है करते रहो। कानपुर भेज दिया जाता है इनको। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जून 1817 में ट्रीटी ऑफ पूना होती है। कौन सी ट्रीटी होती है? ट्रीटी ऑफ पूना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये ट्रीटी, इस चीज को याद रखना। तीसरी ट्रीटी यहाँ पर मतलब जो दूसरी ट्रीटी है वो यहाँ पर होती है नवंबर 1817 में, ठीक है, ये होती है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। सिंधियास के साथ। उसके बाद जनवरी 1818 में ओके यहाँ पर ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ मंडासोर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्रीटीज हैं वो यहाँ पर साइन करी जाती हैं, ऑलराइट। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अबॉलिश कर देती है पेशवाशिप को और मराठा कॉन्फेडरेसीज जो होती हैं वो हो जाती हैं डिसॉल्व। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर अपने पैर फैला रही है और जितने भी हमारे देश में राजा हैं, जितने भी हमारे देश में ये मिनिस्टर्स वगैरह हैं, ये सब लोग हैं जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जो स्टेट्स थी, जो टेरिटरीज थी अपने कब्जे में कर रखी थी, वो यहाँ पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद लेने जाती है, ठीक है, हर बार उनसे मदद लेते हैं और उन्हीं से यहाँ पर हार कर वापस आ जाते हैं और सिमट जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जो ये फैमिली ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले तो कितना हिस्सा इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी में। अगली जो यहाँ पर बात आएगी वो आपके सिख के बारे में आएगी, ठीक है। सिखों से भी यहाँ पर जितना भी एरिया है वो आपकी जो ब्रिटिश कंपनी है ये वो अपने कब्जे में कर लेगी और किस प्रकार से यहाँ पर ये जो नई नई पॉलिसीज लेकर आ रहे थे, सब्सिडरी लाइंस हो गया, ये सारी चीजें इनको भी हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो कल की क्लास में हम लोग यहाँ पर इंडो नेपाल वॉर के बारे में करेंगे कवर, सॉरी एंग्लो नेपाल वॉर के बारे में कवर करेंगे और एंग्लो बुर्मा वॉर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाने वाली थी। अब क्या होगा यहाँ पर आप 1857 की जो लड़ाई के बारे में पढ़ोगे तो उसमें ना एक व्यक्ति का नाम है नाना साहेब, ठीक है, सबने सुना होगा नाना साहेब का नाम, है ना, जब भी आप लोग पढ़ते हो 1857 का जो रिवोल्ट है, ठीक है, 1857 की ये जो लड़ाई है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि आपके जो नाना साहेब है उनका नाम इसमें आएगा, ठीक है, और ये नाना साहेब हैं बाजीराव II के बेटे, ऑलराइट। चलिए, तो इनको हम 1857 की लड़ाई में करेंगे रिकॉल। ओके, आई होप आपको यहाँ पर एंग्लो मराठा वॉर समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज का डाउट है, कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो आप क्या करोगे, आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछोगे, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आते हैं डेफिनेटली पूछिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी, ऑलराइट। चलिए, सो वी आर गोइंग टू मीट टुमारो, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।